वीडियो शुरू करने से पहले 3 पॉइंट। ये लैंग्वेज है, मैथ्स रीजनिंग नहीं है, कोई मर्जी टॉपिक रैंडम नहीं पढ़ सकते। तो वीडियो जिस सीक्वेंस में अपलोड हो रही है उसी सीक्वेंस में पढ़ें। ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा वीडियो 1, उसे आप पहले देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। सेकंड थिंग, मेरे भाई अगर इंग्लिश के रूल रटने नहीं है ना, इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये नहीं आएगा, तो आपको चाहिए उसका लॉजिक्स के लिए चाहिए ग्रामर के लिए आपका बेसिक होना चाहिए स्ट्रांग। तो अभी बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है 15-20 वीडियोस तक, आप इसको देख लेंगे। और मैं एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ क्लास की तरह, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करना है। तो आपको जहाँ नहीं समझ में आया वीडियो को रोक के रिपीट कर लें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं और क्या काम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। आज मैं आपको नाउन की टाइप्स, प्रोनाउन की टाइप्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि नाउन अगर एक सेंटेंस के अंदर आता है, प्रोनाउन अगर एक सेंटेंस के अंदर आता है तो वो काम क्या करता है। ठीक है जी। बेसिकली देखो, प्रोनाउन नाउन में कोई खास फर्क है नहीं, ठीक, दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। प्रोनाउन को आप कह सकते हो, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे आता है। मैं कहूँ सचिन इज ए क्रिकेटर, फुल स्टॉप, अगले सेंटेंस में आप लगा देते हो ही लिव्स इन मुंबई। सचिन के लिए आपने फटाक से लगा दिया ही। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है, वही काम करता है ये जो नाउन करता था। अगर हमने नाउन के काम समझ लिए तो हमने प्रोनाउन के भी काम समझ लिए। अब देखें जरा, नाउन इंग्लिश ग्रामर में ये वाले 5 काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। बच्चे शब्द भारी हैं, डरे नहीं इनसे, एक करके सबको समझ में आ जाएगा। बस कंडीशन ये है, पिछली वीडियो देखी होनी चाहिए तभी इसको समझ पाओगे। वीडियो 1 जिसके ब्रैकेट में है, आप उस वीडियो को देख लें पहले अगर आपने नहीं देखी है तो। चलो शुरू कर लेते हैं। आरती कंप्लीटेड द टास्क विद रोहन। कल पिछली वीडियो में आपको बताया ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, काम हो रहा कंप्लीट करने का, किया किसने, आरती, सब्जेक्ट हो गया। कंप्लीटेड व्हाट, वर्ब से बटिया उनके रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। आरती कंप्लीटेड व्हाट, टास्क, ऑब्जेक्ट हो गया। विद क्या होती है, प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में जब भी आती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। लो जी, प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन क्या हो जाते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। एक बार सबको ब्रेक कर देते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके समझाता हूं आपको। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड 3 फॉर्म है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब हो गया। एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट हो गया। पार्टिसिपेटेड इन, अब पार्टिसिपेटेड व्हाट का रिप्लाई तो मिला नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आया नहीं। ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, वर्ब का सब्जेक्ट आना जरूरी है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। कंपटीशन क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। संडे क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन, ऑन, एट, बिसाइड, असाइड, विद, ये सब क्या होती है, प्रेपोजिशन। जब भी प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आएंगे, यानी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए, रीड, रेड, ये सब क्या है, वर्ब है। अब रीड की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंज आता है, स्पेलिंग वही रहती है, पुट, कट, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी V1, V2, V3 सेम रहती है। रीड में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, रीड, रेड ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन मेरे भाई स्पेलिंग सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे इससे पहले लगा हुआ एक है, एक बात समझ ले, इनको कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। एक वर्ब है बी जिसकी फॉर्म है इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन। एक वर्ब है हैव, हैज, हैव, हैड, इसकी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। डू है एक वर्ब जिसकी फॉर्म चलती है डू, डज, डिड, डन। इन्हें कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स अगर ध्यान से सुनेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा बच्चे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। यही अक्षर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों काम कर सकते हैं। मुझे कैसे पता चले कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, बिल्कुल आसान। अगर इस शब्द के बाद चाहे इज आ रहा है, चाहे एम आ रहा है, चाहे आर आ रहा है, चाहे बी आ रहा है, चाहे हैज आ रहा है, चाहे हैव आ रहा है, चाहे हैड आ रहा है, चाहे डू आ रहा है, डज आ रहा है, अगर इस शब्द के बाद आगे कोई मेन वर्ब आ गई तो ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब, और कोई मेन वर्ब नहीं आई तो खुद बन जाएगा मेन वर्ब। जैसे ये सेंटेंस के अंदर हैव के बाद आगे मेन वर्ब आ गई तो कहेंगे इसे हेल्पिंग वर्ब और इसे कहेंगे मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता, आई हैव अ पेन, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, आई हैव अ पेन, क्या इसमें हैव के बाद कोई और मेन वर्ब आई, नहीं आई, तो ये खुद मेन वर्ब है। बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 2 काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इसके बाद मेन वर्ब आए तो इसे कहना हेल्पिंग वर्ब, ना आए तो खुद ही हो जाएगी मेन वर्ब। इतनी बात आ गई समझ में। चलो
अब ये रीड जो वर्ब है ये एक्टिव में, पैसिव तो तभी होगा जब बी की फॉर्म प्लस V3 होगा। एक्टिव में सब्जेक्ट होता है डूअर, काम हो रहा पढ़ने का, पढ़ा देने सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा? रेड व्हाट? इंस्ट्रक्शंस। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? अगले पे प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड ये क्या है? वर्ब है। किसने प्लेस किया? ही ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। प्लेस्ड व्हाट? किस चीज को प्लेस कर दिया? बुक को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन क्या हो गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। इतनी बात आई समझ में? अब देखो मेरे भाई, सारे सेंटेंसेस मैंने ब्रेक कर दिए, और अगर आपको इंग्लिश वाक्य में सीखनी है ना लॉजिकली, ये नहीं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये ना लगाएं, ड्यू टू से सेंटेंस शुरू मत करें, दुनिया जान के रूल 3000 रूल नहीं याद करने ना, तो लॉजिक चाहिए। लॉजिक चाहिए तो ग्रामर चाहिए। वहीं पहुंच रहे हैं भाई हम धीरे धीरे, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पहुंच जाएंगे वहीं। अब मैं कहना ही चाह रहा हूं, देखो जहां भी लिखा सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जहां भी आपको ना सेंटेंस में दिख रहा हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? केवल नाउन या फिर प्रोनाउन करते हैं। नाउन के ही आपको काम समझा रहा हूं कि अगर ये सेंटेंस में आया, देखो अभी तक मैंने नाउन वाउन कुछ भी नहीं बोला, कभी भी नाउन, सीधा बोला ना, जो डूअर है वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब से बटिया उनका रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया। अब चेक कर लेते हैं ये वाला रूल। सब्जेक्ट बनाया आरती को, अजय को, दे को, क्या ये नाउन प्रोनाउन में से एक है कि नहीं? ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बनाया? नाउन या फिर प्रोनाउन को। ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। टास्क, टास्क्स ऐसा लगा के जिसका प्लूरल होता है वो नाउन होते हैं। बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल, चेयर, चेयर्स, कंपटीशन, कॉम्पिटिशंस, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस, बुक, बुक्स। लो जी, इसका मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन में से एक है। नेक्स्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट विद रोहन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नाउन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नाउन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नाउन, नाउन, नाउन। टेबल, टेबल्स ऐसा लगा के। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम है, प्रॉपर नाउन है, ये भी नाउन है। इसका मतलब नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। इतनी बात जान पाए? अगली बात, अब इस सेंटेंस को करके देखते हैं। देखो, बाय बॉट वॉट वर्ब हो गया, एक्टिव वॉइस में है, काम हो रहा खरीदने का, खरीदा किसने? आई ने। और क्या खरीदा? आई बॉट व्हाट, क्या खरीदा भाई? इट। इट क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन हो गया। फॉर हुम, यू, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखेंगे नाउन और प्रोनाउन में कोई फर्क नहीं है एक्शन, जब वो उनके टास्क की बात करूंगा मैं, दिखने में भले अलग अलग होते हैं लेकिन इनके काम की बात करूं तो सेम है। नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, यही काम करे। तो देखो, प्रोनाउन ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन ही प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मान लो मैं एक बैग खरीद के ले आया अपने भाई के लिए, आई, मैं, अमन के लिए मैंने लगा दिया आई, ठीक है जी। इट के लिए, बैग के लिए मैंने लगा दिया इट, और ऐसे ही यू के लिए मैंने मेरे भाई के लिए क्या लगा दिया? रमन के लिए क्या लगा दिया? यू। समझ में आई इतनी बात? क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक सेंटेंस को तोड़े मरोड़ेंगे और उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तीनों की तीनों काम कौन कर रहे होते हैं? केवल नाउन या फिर प्रोनाउन। इतनी बात आ गई समझ में? अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। एक कंसेप्ट है बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट, इसको समझ लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी, ये सारे वर्ड कहलाते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है जी। ये दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इन शब्दों के बाद मेन वर्ब दिख जाए तब तो ये काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब ना दिखे तो खुद ही क्या बन जाते हैं? मेन वर्ब। अब इसमें से ये जो बी की फॉर्म है ना, इस पे ध्यान देना। अभी एक कंसेप्ट बता रहा हूं, लिंकिंग वर्ब, पहले ही बता देता हूं, लिंकिंग वर्ब ये नहीं होती, लिंकिंग वर्ब ये नहीं होती। लिंकिंग वर्ब का काम केवल और केवल बी की फॉर्म कर पाती है। आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, अमन इज अ टीचर, अमन इज अ टीचर। अब मैंने क्या बात, देखो हर एक सेंटेंस में तोड़ने की शुरुआत किससे करी? वर्ब से। अब इसमें वर्ब कहां है? हम तो इज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही जानते हैं ना हमेशा। अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अमन इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। इसमें मेन वर्ब कहां है? टीचर है क्या मेन वर्ब? टीचर मेन वर्ब नहीं हो सकता भाई, पिछली क्लास में बताया था, वर्ब होने के लिए कंडीशन है 3 फॉर्म होने चाहिए। टीचर, टीचर्ड, टीचर्ड कर दोगे क्या? नहीं। और ये वैसे भी इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ, आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ आता है, इसका मतलब टीचर मेन वर्ब नहीं। तो मेन वर्ब है कौन? इज, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म अभी अपने को पता, अगर आगे मेन वर्ब आई तो हेल्पिंग वर्ब, ना आई तो खुद मेन वर्ब। लो जी मेन वर्ब। इतनी बात आई समझ में? अब बच्चे ध्यान रखना, उसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? एक ही बार में समझ में आ जाएगा।
ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? अमन एक टीचर है, अमन एक डॉक्टर है, अमन एक लॉयर है, अमन स्मार्ट है, अमन स्टूपिड है। मेरे भाई अमन इज स्मार्ट, अमन इज स्टूपिड, क्या इनमें कोई काम हो रहा है? इसमें तो अमन के बारे में आप कुछ बता रहे हो। जब कोई काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ आप एक पर्सन के बारे में कुछ बता रहे हो, इनमें देखो पार्टिसिपेट करने काम हो रहा है, कंप्लीट करने काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, प्लेस करने काम हो रहा है, खरीदने काम हो रहा है। वे जब काम ही नहीं हो रहा तो कोई एक्शन को रिसीव ही नहीं करेगा। एक्शन को रिसीव नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस केस में इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शब्द भारी हैं, डरे नहीं। ये वैसे ही है, घर पे नाम रख लेते हैं बच्चे का मन्नू, स्कूल में नाम चढ़ा के रख देते हैं मनुएंद्र प्रताप सिंह, वही है, कुछ भी नहीं है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, केवल बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब का काम कर सकती है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर दे तो कहना लिंकिंग वर्ब है। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दे, लिंकिंग वर्ब है। अब सोचना नहीं है सर कैसे देखूंगा, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कब आएंगे सब्जेक्ट, बिल्कुल आसान। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दे, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जब भी आएगी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लिंकिंग वर्ब जब भी आएगी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब इसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों पड़ रहा है? बिल्कुल आसान भाई, ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है ना अपन ने, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा आपने हिंदी में, जिसको पूरक कोण कहते हैं, कोण को पूरा करने वाला। ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टीचर कौन है? अमन है। अमन इज रिच, रिच कौन है? अमन है। अमन इज पुअर, पुअर कौन है? अमन है। जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दे उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसका नाम लिंकिंग वर्ब क्यों पड़ा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट और उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रही है, इसीलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब। एक बार इस कंसेप्ट को रिपीट करके दिखा रहा हूं बच्चे। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म किसी सेंटेंस में दो काम कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। आगे कोई मेन वर्ब नहीं आई तो ये बनेगी खुद मेन वर्ब, और बी की फॉर्म मेन वर्ब बन जाए तो उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते क्योंकि इनमें कोई काम ही नहीं होता, इनमें आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसे लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रही होती है। अब इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान दो। टीचर, टीचर, टीचर्स, समझ में आया? अमन इज अ डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर्स। ऐसा लगा के प्लूरल होता है या नाउन है? इसका मतलब एक नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। लो जी, समझ में आया? अब देखो बच्चे, इसके अंदर एक वर्ड और लिखा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ने में अभी समय लगेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। आप किसी टीचर से पूछ के देखेंगे तो मुझे लगता है उसने कभी सुना भी नहीं होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सुना होगा तो पढ़ा नहीं पाएगा। मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, और ऐसे ही फ्री वीडियोस के थ्रू ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यू हैव टू मेंटेन योर पेशेंस। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा। अब देखो, पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी सारी बातें बोली थी कि ये इसके बाद ही आता है। भाई सब बातें उसके अंदर से ट्रू नहीं है, कुछ 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 उसके अंदर एक्सेप्शंस आगे चल के आएंगी, लेकिन सब कुछ एक बार में नहीं बता सकता। अभी सूरज पूरब में उगा है, सूरज पूरब में उगा है, समय रखो, सूरज को वहीं रखेंगे और धरती घुमाना शुरू करेंगे। यू विल हैव टू वेट। ठीक है, अभी ये जो कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए इनको रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो, एक तो जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको थोड़ा सिक्वेंशली देखें, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, उसको समझने के लिए आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब उसको सिक्वेंशली देखने का तरीका क्या है? वीडियो के साइड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वीडियो 01, वीडियो 02, वीडियो 03 ऐसे करके, या तो आप उससे देख लें, या फिर जब चैनल की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट। तो मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स फ्री। ठीक है, वो वाली प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर सारा कंप्लीट कोर्स ऐसे ही चलेगा विद सीक्वेंस, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी वीडियो देखें ना तो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे मेरे फेसबुक ग्रुप का नोट्स, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। जब आप उस फेसबुक ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, डिक्शनरी का लिंक मिल जाएगा, अलग अलग टाइप के नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की PDF के लिंक मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपके फायदे की। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल का भी वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं चैनल को, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कमेंट करना है मान लो, तो आप एक वीडियो का लिंक ना दे करके ना आप उसको चैनल का लिंक दें। वहाँ पे आप चैनल का लिंक लिखें। और ध्यान रखें एक और चीज़
कि किसी के भी चैनल पे जाके हम सीधा ऐसे लिंक छोड़ देंगे तो उसका कोई तुक नहीं बनता। आप कम से कम ऊपर एक लाइन जरूर लिखें, ठीक है, फॉर फ्री कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ऐसे करके, फिर नीचे लिंक डालेंगे तो वो थोड़ा सा ईजी होगा कि उस पर कोई बंदा क्लिक करेगा। दूसरी बात, और इसमें ना बच्चे पहले मैंने एक अपडेटेड नोट्स डाल रखे थे, ठीक है, उसमें मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों ने भी बोला कि सर उसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं। वो एक्चुअली एक स्टूडेंट के नोट्स थे जिसने नोट डाउन करने में काफ़ी सारी गलतियां कर रखी थी, ठीक है, तो मैंने उसको बोला है उसको अपडेट हो जाएगा वो 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको अपडेटेड नोट्स का लिंक मिलेगा। जिन्होंने नहीं किए हैं वो 1-2 दिन के बाद कर लेना, अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर नोट्स का लिंक मिलेगा। और जो कर भी चुके हैं वो भी एक बार दोबारा कर लेना भाई, उसके अंदर कुछ गलतियां थी जो मुझे रिमूव करानी है। चलो आज की वीडियो अपन शुरू कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले को आगे बढ़ा के। आज हम बात करें वर्ब की, ठीक है। वर्ब, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी 3 फॉर्म होती हैं। 3 फॉर्म का मैंने आपको लॉजिक भी दिया था, क्योंकि 3 फॉर्म से टेंस बनना है और टेंस से टाइम डिफाइन होना है। और हमें जो भी आपका स्पीकर होता है या जो भी आपका राइटर होता है वो 2 ही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि क्या हुआ और कब हुआ। क्या हुआ हमें पता चलता है वर्ब से, और कब हुआ हमें पता चलता है टेंस से। 3 फॉर्म नहीं, टेंस नहीं तो टाइम नहीं, ठीक है, इसलिए 3 फॉर्म होनी जरूरी है। अब वर्ब ना बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करती है, डूइंग को रिप्रेजेंट करना, बीइंग को रिप्रेजेंट करना और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करना, ठीक है जी। अब इनको एक एक करके समझते हैं। डूइंग वर्ब को आप बेसिकली एक्शन वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ना कोई काम होता है। जैसे मैंने कहा कि रजत हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चंस, रजत क्वेश्चंस सॉल्व कर चुका है। अब इस वर्ब को देखिए जरा, मैंने लिखा रजत हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चंस, और मैंने फिर से उसी सेंटेंस का पैसिव बना के लिख दिया द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाय रजत, ठीक है जी। इनमें आपको पता चल रहा है कि काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है जी? क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम हो रहा है, यानी कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है जी। अगली बात, कुणाल वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कुणाल दिल्ली चला गया कल, इसमें भी काम हो रहा है। अब देखिए यहां पे एक बात है नोट करने की बहुत ही जरूरी। मैं क्या कह रहा हूं कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक। अब आगे चल के थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कब वो जरूरी ही होता है, कब वो कभी नहीं होता है। अब देखो यहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्यों? आप जानते हो, जैसा आपको ब्रेक करना सिखाया, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, दिल्ली इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये यस्टरडे बच्चे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। आगे की क्लासेस में आप जान जाओगे एडवर्ब कैसे हुआ और एडवर्ब ऑफ टाइम ही क्यों हुआ। अभी सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं इस वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। कुणाल वेंट वट, वट का रिप्लाई मिल रहा है क्या यहाँ पे, वट या हुम का, तो इसका मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है जी। ऐसे ही ये भले ही पैसिव में इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, क्योंकि ये रजत तो क्या है, बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो डूइंग वर्ब होती है ना, जो एक्शन वर्ब होती है, इसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी टाइप की वर्ब हमारे पास है बीइंग, जो बीइंग को रिप्रेजेंट करती है, कोई किसी का कोई चीज हो जाना। अमन इज अ टीचर, अमन एक टीचर है। अमन इज अ लॉयर, अमन एक वकील है। शी इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। किसी का कुछ हो जाना, बच्चे बीइंग में ना कभी भी कोई काम नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके अंदर आप जस्ट क्या कर रहे होते हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। इसीलिए बीइंग को मैंने आपको जैसे पहले पढ़ाया, एक टाइप की वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब्स, बी की फॉर्म, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर और बीन। मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया था कि इन्हें क्या कहते हैं हम, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब जब भी आती है, कौन सी होती है लिंकिंग वर्ब? बी की फॉर्म, वो जो 7 अक्षर अभी बोले, जब वो मेन वर्ब का काम कर दे उन्हें क्या कह देते हैं, उन्हें कह देते हैं लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब जब भी आती है उस सेंटेंस में कभी कोई काम होगा ही नहीं, उसमें जस्ट क्या हो रहा होता है, उसमें जस्ट सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे होते हो, और उसके बाद इसका मतलब इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। क्यों? टीचर कौन? अमन। ये सबके सब जस्ट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। देखो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन मेन वर्ब हो गया, और डॉक्टर क्या बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर कौन है मेरे भाई? ही। समझ में आएगी इतनी बात? कहना क्या चाह रहा हूं कि जब भी बीइंग, बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करेगी उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अब इसमें ना काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हैज भी लिखा, बीन भी लिखा हो तो 2 वर्ड हो गए। भाई 2 वर्ड एक वर्ड से मतलब नहीं है, बिल्कुल सीधी डेफिनेशन है। बी की फॉर्म इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, ये 7 अक्षर अगर मेन वर्ब का काम कर दे तो लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब में कोई काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो कोई रिसीवर नहीं होगा, रिसीवर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात आ गई समझ में? यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्ट है, वर यहाँ पे मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बाद कोई और मेन वर्ब तो है ही नहीं। लिंकिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आए, खुद ही मेन वर्ब हो जाए तो लिंकिंग वर्ब।
ये इजी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर देते हैं, ये इससे अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा जब एडजेक्टिव की डिटेल दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जाने कि बीइंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके अंदर कोई काम नहीं होता, जब सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे होते। ठीक है जी, ये तीसरी टाइप की वर्ब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और इवन टीचर्स को भी कंफ्यूजन रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हैपनिंग वर्ब को। अब देखो इसमें कोई काम हुआ, काम क्या हुआ, रजत ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया या रजत क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, कोई काम हो गया। इसमें कोई काम नहीं हुआ। अब ये वाले में ना काम तो होगा लेकिन कह लो इसको करेगा कुछ नहीं, करेगा कोई भी नहीं। आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी कि ये काम हो गया, जैसे विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सर्दियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। कोई शुरू करता है क्या उन्हें? भी को करने आता हो, कब भगवान शुरू करता है? अरे भगवान, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, कि उन्हें कोई शुरू करता नहीं, वो शुरू हो जाती है। इन्हें कहते हैं हैपनिंग वर्ब, जिसका कोई डूअर नहीं होता। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, जब मैंने आपको पहली बेसिक वीडियो पढ़ाई थी वहां पे मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना सिखाया था, है ना। तब मैंने क्या कहा था कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। ठीक है जी, अब ये वॉइस एक्टिव लगी हुई कि नहीं लगी हुई? इज स्टार्टेड, एम स्टार्टेड, आर स्टार्टेड, वॉज स्टार्टेड, वर्स बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं, इसका मतलब ये पैसिव तो है नहीं, लिखा तो ये एक्टिव वॉइस के अंदर हुआ है। लेकिन मुझे बताओ कि सब्जेक्ट तो है विंटर, लेकिन क्या विंटर इस काम का डूअर है? विंटर किसी को शुरू कर रहा है क्या? नहीं भाई, समझ में आया? तो बच्चे देख उस टाइम ना, फिर वही बात देख, छोटी सी बात बताता हूं, होता क्या है ना, हम दूसरी क्लास में थे तो हमें पढ़ाया गया था कि सूरज ना पूरब में उगता है, सनराइजेस इन द ईस्ट। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तक वही पढ़ते रहे। आठवीं वाला मास्टर आया, उसने क्या कह दिया कि सन वही रहता है, सन तो फिक्स है, ये अर्थ घूमती है। तो इसका क्या मतलब ये हो जाएगा कि जो दूसरी क्लास में आपको पढ़ाने आया उसको ये बात पता नहीं थी, उसको पता थी तब आप ये बात समझने लायक थे नहीं। सेम वही बात है बच्चे, बहुत सारी चीजें अभी मैंने कह दिया, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, बहुत सारी और वर्ब भी होती है जो लिंकिंग वर्ब का काम कर देती है। सब कुछ एक वीडियो के अंदर नहीं दे सकता मैं, समझ रहे हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझिए इस चीज को। तो आज जितना पढ़ा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्शन वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डूइंग वर्ब हो जाएगी। एक्शन वर्ब कह लो, डूइंग वर्ब कह लो, बात एक ही है। जिसमें कोई काम नहीं हो, बी की फॉर्म आ जाए, लिंकिंग वर्ब आ जाए, वो बीइंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब हो जाएंगी। तीसरी टाइप की हैपनिंग वर्ब, काम तो होगा लेकिन इसमें ऐसा होगा जिसको कोई कर नहीं रहा होगा। काम हो रहा है शुरू होना लेकिन कोई कर नहीं रहा, सर्दियां शुरू हो गई। अब बॉल है, मान लो किसी प्लेयर ने शॉट मारा, ठीक है, वो बॉल चलती 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 भाई कभी ना कभी तो रुकेगी ना अपने आप भी, घास की फ्रिक्शन से या जैसे भी रुक गई बॉल, जो है वो रुक गई। बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स रुक गई। ठीक, अगले में द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 months, कुर्सी जो है वो टूट गई। जरूरी थोड़ी है कोई तोड़े भाई, धूप वूप में रख दी तुमने, वो अपने आप ही टूट गई। समझ आ क्या कहना चाह रहा हूं? ये वर्ब में काम होता है लेकिन इसको कोई करता नहीं है। ध्यान देंगे एक्टिव में लिखी हुई है, फिर भी इनका जो सब्जेक्ट है ना वो डूअर नहीं है। ठीक, ये उस डेफिनेशन से कॉन्ट्राडिक्ट जरूर कर रहा है, लेकिन अब सारी जिंदगी वही थोड़ी पढ़ते रहोगे, कुछ एडवांस लेवल पे भी जाओगे ना मेरे भाई। अब यहां पे कंफ्यूजन आपके लिए कब आ सकता है? देखिए यही वर्ब है, स्टार्ट है, स्टॉप है, ब्रोक है, यही सेम वर्ब एक्शन वर्ब का भी काम कर देते हैं। अब आपको डिफाइन करना है कि हैपनिंग वर्ब है कि एक्शन वर्ब है। जरा समझते हैं इन्हीं वर्ब्स के दूसरे एग्जांपल से। देखिए जरा इधर, अगर मैं लिख दूं कुणाल स्टार्टेड हिज बाइक, कुणाल ने क्या शुरू कर दिया? उसकी बाइक शुरू कर दी। कुणाल सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड वर्ब होगी, कुणाल स्टार्टेड व्हाट, बाइक क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट हो गया। ध्रुव सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड वर्ब हो गया, ध्रुव स्टॉप्ड द बॉल, ध्रुव ने क्या रोक दिया? बॉल रोक दी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने लिखा रमेश सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब होगी, ब्रोक व्हाट? चेयर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वही स्टार्ट, वही स्टॉप और वही ब्रोक वर्ब इस बार कैसी वर्ब हो गई? इस बार ये एक्शन वर्ब हो गई। समझ में आया? जब कोई काम कर रहा हो और कोई उसका डूअर हो, मुझे पता है कि स्टार्ट करने के काम का डूअर कौन है? कुणाल है। स्टॉप करने काम का कौन है? डूअर ध्रुव है। ब्रोक करने काम कौन है? डूअर रमेश है। क्या विंटर किसी को शुरू कर रही है? नहीं। क्या बॉल किसी को स्टॉप कर रही है? नहीं। क्या चेयर किसी को तोड़ रही है? नहीं। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक्टिव में भी लिखी हुई है और सेंटेंस भी सही है, तो समझ जाएंगे आप कि यहां पे ये हैपनिंग वर्ब का काम कर रही है। इस काम को किसी ने किया नहीं, ये काम हो गया। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई कि लिंकिंग वर्ब का और हैपनिंग वर्ब का, देखो वर्ब सेम ही है, स्टार्ट, लेकिन यहां ये हैपनिंग वर्ब है और यहां पे ये एक्शन वर्ब है। फिर से बोल रहा हूं, लिंकिंग वर्ब का और हैपनिंग वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के अंदर भी कोई काम नहीं होगा, हैपनिंग वर्ब के अंदर काम तो होगा लेकिन वो किसी चीज पे होना था, वो चीज तो ये खुद ही है जो आपने सब्जेक्ट बना रखा है।
समझ में आया? यानी लिंकिंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जिस वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका कभी भी पैसिव भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पैसिव बनाने का तरीका यह है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे बात। एक्शन वर्ब, डूइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन लिंकिंग वर्ब का और हैपनिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है जी। अब दोनों में आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, कभी ये एक्शन वर्ब है, कभी ये हैपनिंग वर्ब। हेलो फ्रेंड्स, चलो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही इंपॉर्टेंट बातें, वीडियो सिक्वेंशली देखिए। मैथ इंग्लिश नहीं है, लैंग्वेज है, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी ऐसा है मेरे भाई जिसके लिए बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के नाम से, उसमें वीडियो सीक्वेंस में साइड पे लिखा भी हुआ है 01 02, उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, उसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे नोट्स, वन वर्ड की PDF और ये सब काफ़ी कुछ है आपके लिए। टेलीग्राम का लिंक है, नोट्स का लिंक है, तो उन नोट्स को आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ उसको भी अपने आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको काफ़ी सारे नए सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, शुरू कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्या काम करता है। एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में क्या काम करता है मेरे भाई? एडजेक्टिव ना किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन प्रोनाउन की वीडियो तो अपन देख ही चुके हैं। एडजेक्टिव काम करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का। समझिए कैसे, इसको ब्रेक कर देता हूँ। देखो सेंटेंस को, बॉट क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। मुझे पता है ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, तो रजत सब्जेक्ट हो गया। अब रजत बॉट व्हाट? हाउस। हमें पता है कि वर्ब से वट या होम का रिप्लाई फिर बता रहा हूं, जिसने वीडियो नहीं देखी मेरे भाई वीडियो वेस्ट है आपके लिए। ये दोबारा से शुरू हो जाए, पहली वीडियो से देखें, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। बॉट वट या होम, रजत बॉट वट या होम का रिप्लाई मिल जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रजत बॉट वट, हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ कौन होते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं। हाउस, हाउसेस, ऐसा लगा के प्लूरल होता है, ये तो नाउन है। अब मुझे बताओ इस बिग ने क्या किया? इस हाउस की विशेषता बताई कि नहीं बताई? रजत ने कैसा हाउस खरीद लिया भाई? बड़ा हाउस खरीद लिया, बिग हाउस खरीद लिया। रजत बॉट अ बिग हाउस, रजत बॉट अ चीप हाउस, रजत बॉट अ कॉस्टली हाउस, रजत बॉट अ नाइस हाउस, रजत बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। कुछ भी लिख दें आप, वो कर क्या रहा है? हाउस की विशेषता बता रहा है। और जो एक नाउन की विशेषता बता दे मेरे भाई, उसे क्या कह देते हैं? एडजेक्टिव कह देते हैं। अगले सेंटेंस से और समझने की कोशिश करते हैं। टीच, टॉट, टॉट वर्ब हो गई। अभी एक्टिव वॉइस में तो अमन क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि डूअर कौन है? अमन ही तो है। और अमन टॉट व्हाट, क्या पढ़ाया भाई? कंसेप्ट। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। इन प्रेपोजिशन है, हमें पता है इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद तो क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट आएंगे। और ये क्लास क्या हो गया? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट इस कंसेप्ट की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा? मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट है, तो नाउन प्रोनाउन में से एक है। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब नाउन है। कंसेप्ट जिसका भी ऐसा लगा के प्लूरल होता है वो तो नाउन होता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट, टफ कंसेप्ट, कितने मर्जी आगे आप एडजेक्टिव लगा दें, ये कर क्या रहा है? इस कंसेप्ट की विशेषता ही तो बता रहा है। और जो एक नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाता है भाई? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है जी। मैंने आपको वर्ब की वीडियो के अंदर एक बात करी थी कि एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर देते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक और छोटी सी चीज समझो पहले मेरे भाई। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रजत बॉट अ बिग हाउस। मुझे बताओ क्या यहां से अगर मैं हाउस को हटा दूं तो काम चलेगा क्या? रजत बॉट अ बिग नहीं चलेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। जब तक आप कोई नाउन या प्रोनाउन लिखोगे ही नहीं जिसकी ये विशेषता बता दे, तब तक एडजेक्टिव का यूज कैसे कर पाओगे? समझ आई इतनी बात? तो एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसके साथ कोई नाउन प्रोनाउन जरूर होना चाहिए जिसकी वो विशेषता बता दे। यानी अकेला एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में कभी नहीं लिखा जा सकता। बिग लिख रहे हो तो बाद में जरूर नाउन लिखो ही लिखो। ठीक है जी। लेकिन इसकी ना एक एक्सेप्शन कह लो। एक्सेप्शन तो क्या है? समझ की चीज है। देखिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाए, जैसे लिंकिंग वर्ब तो आप जानते हो बी की फॉर्म जो मेन वर्ब का काम करते हैं लिंकिंग वर्ब है। अगर वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब होगी तो उसके बाद मैं अकेला एडजेक्टिव भी लिख सकता हूं। अमन इज स्मार्ट, अमन इज स्टूपिड, अमन इज इंटेलिजेंट। आपको पता है ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, हाँ कि ना? स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट किसी पर्सन की विशेषता बताने वाले वर्ड हैं, किसी नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड हैं। अमन इज अ स्मार्ट बॉय, बॉय की विशेषता बता दी, नाउन की विशेषता बता रहा एडजेक्टिव है। अब अकेला एडजेक्टिव लिख दिया फिर भी सेंटेंस सही हो गया। अमन इज स्मार्ट लिख के छोड़ दो, सही है। कैसे सही हो पा रहा है मेरे भाई? क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी लिंकिंग वर्ब आती है उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आते नहीं, उसके बाद तो क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली करता क्या है? वो तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। और सब्जेक्ट होता कौन है?
सब्जेक्ट एक नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। यानी ये जो अक्षर है उसने इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट करना, उस नाउन या प्रोनाउन को पूरा करना है, तभी तो इसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का पूरक। ठीक है जी। इसीलिए अगर लिंकिंग वर्ब आई तो अकेला एडजेक्टिव भी लिखा जा सकता है। इंग्लिश ग्रामर में अकेला एडजेक्टिव कभी नहीं आएगा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन जरूर आएंगे, लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करिए, यानी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करिए, तो अकेला एडजेक्टिव भी लिखा जा सकता है। हमने यहां से क्या बात सीखी, देखो एक तो अपना बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ कौन होंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन। दूसरा अपना बेसिक रूल क्या है कि इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रपोजिशन आएगी उसके बाद क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। तीसरी बात आज हमने क्या सीख ली कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके हो सकते हैं एक नाउन, एक प्रोनाउन या फिर एक एडजेक्टिव। ठीक है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकते हैं, एक नाउन, एक प्रोनाउन या फिर एक एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम एक एडजेक्टिव ही कर रहा है। नेक्स्ट, एडवर्ब क्या काम करता है मेरे भाई, एडवर्ब काम करता है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। अब बच्चे देख, मैं जानता हूं ये बात कि एडवर्ब ना और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन फिर वही बात स्टेप बाय स्टेप पढ़ना जरूरी है। सब कुछ एक वीडियो में नहीं दिया जा सकता है ना, कोर्स अभी तो 5-5, 6-6 महीने चलता है, तो आज जितना बता रहा हूं उतना ही समझिए। सोनाली टॉक्स पोलाइटली, इस सेंटेंस को अपन ना ब्रेक कर लेते हैं। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड वर्ब हो गया, सोनाली क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ सोनाली टॉक्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है क्या, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये पोलाइटली को जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये पोलाइटली जो है विशेषता किसकी बता रहा है, ये टॉक की बता रहा है कि सोनाली की। बहुत बच्चे यहाँ पे समझते हैं कि सोनाली की विशेषता बता रहा है, नहीं मेरे भाई ये टॉक की विशेषता बता रहा है। समझिए थोड़ा सा, अगर ये सोनाली की विशेषता बताता तो नाउन की विशेषता बताता, और नाउन की विशेषता बताता तो एडजेक्टिव हो जाता है ना। अगर ये एडजेक्टिव होता तो आप एक बात छोटी सी समझिए, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना पोलाइट, ये एडजेक्टिव है और पोलाइटली एडवर्ब है। अगर वहां पे एडजेक्टिव चाहिए होता ना तो वर्ड पोलाइट यूज हुआ होता, जैसे कि इस सेंटेंस में। इसको देखें अगर ब्रेक करके, इज, एम, आर, वाज वर्ब, बी, बीन, बी की फॉर्म दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। आगे कोई मेन वर्ब तो आ नहीं रही, इसका मतलब ये तो खुद ही मेन वर्ब है। अगर खुद ही मेन वर्ब है तो आप जान गए लिंकिंग वर्ब हो गई, और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये अक्षर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिर्फ कौन कौन हो सकते हैं, एक नाउन, एक प्रोनाउन या फिर एक एडजेक्टिव। अब यहां पे लिखा मैंने पोलाइटली, क्या यहां पोलाइटली लिख सकता हूं, सोनाली इज पोलाइटली, नहीं मेरे भाई। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कभी भी एडवर्ब नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, एडजेक्टिव कर सकता है। क्यों यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव ही बना, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं, और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो तो एडजेक्टिव होगा ना, एडवर्ब थोड़ी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देगा। इसका मतलब यहां पे मुझे जरूरत थी किस चीज की, एक एडजेक्टिव की, इसलिए मैंने पोलाइट लिखा। अब यहां पे मैंने लिख रखा है जब पोलाइटली, इसका मतलब ये क्या सोनाली को क्वालिफाई करा होगा, नहीं। अगर सोनाली को क्वालिफाई करना होता तो यहां पे क्या लिखा होता, पोलाइट। ठीक है जी, इसका मतलब यहां पे मैंने पोलाइटली लिख रखा तो जरूरी है किसको क्वालिफाई कर रहा है, टॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये टॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या बना, एडवर्ब बना, क्योंकि जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उसे क्या कह देते हैं, एडवर्ब। इतनी बात आई जी समझ में बच्चे। इसमें दिमाग में ये मत बिठा लेना कि अगर इसके बाद पोलाइट लिख देता तो वो एडजेक्टिव हो जाता, नहीं। एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक्शन वर्ब के बाद केवल एडवर्ब आ सकते हैं, आप पोलाइट वर्ड का यूज नहीं कर सकते। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं जो कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव लिख सकते हो। यहाँ एडवर्ब भी आ सकता है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आ सकता। कहीं आप सोचो कि सोनाली टॉक्स पोलाइट, नहीं मेरे भाई ये नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कराना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, देविका सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। देविका सब्जेक्ट हो गई, सॉल्व्ड वर्ब हो गया, सॉल्व्ड व्हाट, क्या सॉल्व कर दिया भाई, क्वेश्चंस। और कैसे सॉल्व कर दिए उसने, इजीली, आसानी से सॉल्व कर दिए। अब वर्ब को क्वालिफाई किया कि नहीं किया, कैसे सॉल्व किए, आसानी से। अब ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है जी, क्योंकि इसने क्वालिफाई किसको किया, वर्ब को। और कितना इजीली, वेरी इजीली, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दिए। वेरी ने क्वालिफाई कर दिया इजीली को। जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे वो खुद भी क्या हो जाता है, एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब काम क्या करता है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। यहां इसने वर्ब को क्वालिफाई किया, एडवर्ब। इसने इजीली ने वर्ब को क्वालिफाई किया, एडवर्ब। और इसने दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया, इसलिए भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहां पे छोटी सी बात फिर से समझेंगे। देविका सब्जेक्ट, सॉल्व्ड वर्ब, सॉल्व्ड व्हाट, क्या सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया भाई। क्वेश्चन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको देखो, यहां मैंने वर्ड लिखा इजी।
क्या इजी ने सॉल्व को क्वेश्चन सॉल्व को क्वालिफाई किया क्या? नहीं मेरे भाई, इजी ने क्वालिफाई किया क्वेश्चन को। कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया? इजी क्वेश्चन, आसान वाला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। ध्यान रखेंगे जिस वर्ड के लास्ट में एलओआई आते हैं ना, वो जनरली एडवर्ब होते हैं, हमेशा नहीं, जनरली एडवर्ब्स होते हैं। जैसे पोलाइट, पोलाइटली। अब ये पोलाइट क्या है? पोलाइट है एक एडजेक्टिव। पोलाइटली क्या है? पोलाइट है एक एडवर्ब। ऐसे ही इजी क्या है? एडजेक्टिव। इजीली क्या है? एडवर्ब। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एडवर्ब। नाइस एडजेक्टिव, नाइसली एडवर्ब। रूड एडजेक्टिव, रूडली एडवर्ब। समझ में आ गई इतनी बात? जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई आता है जनरली वो क्या होता है? हमारे एडवर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। द प्रेसिडेंट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रिवार्डेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसको रिवार्ड किया भाई? द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सोल्जर्स थे कैसे? कैसे सोल्जर्स को रिवार्ड किया? हर किसी को रिवार्ड कर दिया क्या? जितने सोल्जर्स? नहीं, हर आंडो पांडो को भाई नहीं, जो ब्रेव थे सिर्फ उन्हीं को रिवार्ड किया। अब ये ब्रेव क्या है? इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई कर दिया तो कैसा हो गया? ये तो एडजेक्टिव हो गया। अब कितने ब्रेव थे ये? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव, हद से ही ज्यादा जो ब्रेव थे उनको क्वालिफाई कर दिया। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। नाउन को क्वालिफाई करे, प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव। जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब काम करता है तीन, वर्ब को क्वालिफाई करना, वर्ब को क्वालिफाई करना, और दूसरा किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करना, जैसे इसने किया। ये खुद एडवर्ब था, एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया तो ये भी एडवर्ब बन गया। और तीसरा काम किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देना। भाई आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही इंपॉर्टेंट बातें वीडियो सीक्वेंस में देखें। ये लैंग्वेज है, मैथ्स और रीजनिंग नहीं है, ठीक? तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देख रखी है तो। वीडियो 01, वीडियो 02 करके आपको वीडियो के साइड पे उसका सीक्वेंस लिखा हुआ मिलेगा। अदरवाइज एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, उसके अंदर बहुत सारे लिंक हैं। जैसे मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, उस पर बहुत सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बुक्स के पीडीएफ मिलेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ऐसे काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे, उनको देख सकते हैं आप, आपके लिए फायदेमंद है। शुरू कर लेते हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेट करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ। ये इसकी ग्रामर वाली डिफिनेशन है। क्या है? प्रीपोजिशन रिलेट करता है एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस को जैसा कि आपको पिछली वीडियो के अंदर समझा रखा है, इसको ब्रेक करते हैं हम, ठीक है? बाय, बॉट, बॉट, ये क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। अब एक्टिव वॉइस में इसलिए सब्जेक्ट कौन हो गया? डूअर हो गया। फिर बता रहा हूँ, वीडियो नहीं देखी है तो वेस्ट है ये वीडियो देखना आपके लिए, पिछली वीडियो जरूर देख लें इसको देखने से पहले। बॉट व्हाट? बैग। वर्ब से बट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हमें पता है नाउन या प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि बेसिक रूल हमने दो पढ़ रखे हैं। क्या क्या चीज? एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट आएंगे। ऑब्जेक्ट होते कौन है? नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं। आइए फिर से वापसी ब्रेक करने पे। फ्रॉम क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन हो गया। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएगा? उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिल्ली किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ट्यूसडे किसी पर्टिकुलर डे का नाम है। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रिया किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आई थी समझ में? अब कहना क्या चाह रहा हूं, ये रिलेट करता है एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ। सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को ही क्यों? बेसिक सी बात है, जब प्रीपोजिशन आएगी तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। इसका मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन को बाकी वर्ड्स के साथ रिलेट करना। भाई बैग खरीदा, कहां से खरीदा? दिल्ली से। कब खरीदा? मंगलवार को। कब? किसके लिए खरीदा? प्रिया के लिए। एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ रिलेट कर देने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। वेंट क्या हो गया? वर्ब हो गया। स्वाति क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आप इसकी ग्रामर वाली डेफिनेशन तो समझ ही गए। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ना, जिसको बोलते हैं ना देसी भाषा में समझाना, वो समझाता हूँ। प्रीपोजिशन करता क्या? मान लीजिए मुझे यही सेंटेंस लिखना था। इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, धर्मेश बॉट अ बैग, फुल स्टॉप। धर्मेश बॉट दैट बैग फ्रॉम दिल्ली, फुल स्टॉप। व्हेन ही बॉट दैट बैग इट वाज अ ट्यूसडे, फुल स्टॉप। ही बॉट दैट बैग फॉर प्रिया, फुल स्टॉप। चार सेंटेंस यूज करके इतनी इंफॉर्मेशन कन्वे करूं क्या? कि उसने बैग खरीदा, दिल्ली से खरीदा, ट्यूसडे खरीदा और प्रिया के लिए खरीदा। उसकी बजाय ऐसा ना कर दूं यार, एक ही सेंटेंस के अंदर यूज कर दूं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो सेम इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाए।
एक ही सेंटेंस के अंदर नई इंफॉर्मेशन ऐड करना बिना पूरा सेंटेंस रिपीट किए किसकी मदद से होता है? प्रीपोजिशन प्लस में उसको ऑब्जेक्ट लिख के, है ना। मैंने नई इंफॉर्मेशन क्या डाल दी? दिल्ली से खरीदा, मंगलवार को खरीदा, प्रिया के लिए खरीदा, और पूरा सेंटेंस रिपीट भी नहीं करना पड़ा। एक सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना बिना पूरा सेंटेंस रिपीट किए काम होता है प्रीपोजिशन की मदद से। दिल्ली गई और अजय के साथ चली गई। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ये काम है बच्चे कंजंक्शन का। कंजंक्शन को समझिए, कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड को ज्वाइन करता है या दो क्लोज को ज्वाइन करता है ब्रेक करके। इसको भी समझ लेते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड वर्ब हो गया। इज एम आर दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इसके बाद मेन वर्ब आ रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग व्हाट, वर्ब से व्हाट या ओम के रिप्लाई क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। अभी सीखा इंग्लिश ग्रामर में, जब भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद तो क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। तो फील्ड क्या हो गया आपकी प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट हो गया। फील्ड, फील्ड्स ऐसे लगा के प्लूरल होता है। नाउन है, नाउन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब ये बात आप जानते हैं कि ये एक्टिव वॉइस के अंदर लिखा गया है। इज प्लेड, एम प्लेड, आर प्लेड, वॉज प्लेड, वर प्लेड, ऐसा कुछ होता तब तो होता पैसिव। बी की फॉर्म प्लस V3 होता ना पैसिव, तो ये बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं, इसका मतलब ये तो एक्टिव है। एक्टिव में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। अब खेलने का काम कौन कर रहा है? राम और श्याम तो दोनों ही खेल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी सब्जेक्ट हो गया और ये भी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा किसने? एंड ने। एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड को ज्वाइन कर दे उसे क्या कह देते हैं? कंजंक्शन कह देते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहूंगा, क्या कि बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कभी तो आप इस राम को, जैसे यहाँ दिल्ली को, कभी तो नाउन कह रहे थे, ट्यूसडे को नाउन कह रहे थे, कभी नाउन कह देते हो, कभी ऑब्जेक्ट कह देते हो, कभी सब्जेक्ट कह देते हो। ये क्या बात हुई? समझिए, एक होता नाम और एक होता काम। मान लो कोई मेरे से पूछे कि भाई तेरा नाम क्या है, तो मैं ये कहूंगा क्या? टीचर। मैं कहूंगा अमन। को पूछे काम क्या करता है, कहूंगा टीचर। अगर को पूछे इसका नाम क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर कोई पूछे कि नाम क्या है, कहना नाउन। नाम, नाउन, नाम, नाउन, नाउन। ठीक। वो पूछे काम क्या कर रहा, वर्ब का सब्जेक्ट बनना, वर्ब का सब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये होते हैं मेरे भाई इनके काम। ठीक है जी। अब शायद कंफ्यूजन रिमूव हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। इज, एम, आर, वाज, वर, यानी बी की फॉर्म दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना, आप जानते ही हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मेन वर्ब है, क्योंकि आगे कोई मेन वर्ब नहीं है। अगली बात, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो उसको क्या कह देते हैं? लिंकिंग वर्ब। पिछले बहुत डिटेल में पढ़ाया था वर्ब वाले लेक्चर के अंदर। अब ये लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं? लिंकिंग वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होते हैं? एडजेक्टिव वाले लेक्चर में बताया, एक नाउन, एक प्रोनाउन या फिर एक एडजेक्टिव। अब ये डिफिकल्ट और लेंदी दोनों के दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। फिर बात, कंफ्यूज नहीं होना, सर कभी एडजेक्टिव कह रहे हो, अब मैं इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह रहा हूँ। भाई पार्ट ऑफ स्पीच इनका क्या है? एडजेक्टिव। और ये काम क्या कर रहे हैं? ये तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। क्वेश्चन कैसा था? डिफिकल्ट था। क्वेश्चन कैसा था? लेंदी था। काम कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। दोनों एडजेक्टिव को जोड़ा किसने? कंजंक्शन ने। ठीक है जी। और कितना डिफिकल्ट और कितने लेंदी थे? वेरी। जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब समझिए, एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड को ज्वाइन कर दे, एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड को ज्वाइन कर दे, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, या प्रोनाउन भी आ सकते थे। यू एंड आई, मैं कह दूं यू एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। दो प्रोनाउन को ज्वाइन कर दे, दो एडजेक्टिव को ज्वाइन कर दे, शी टॉक्स वेरी पोलाइटली एंड स्वीटली। दो एडवर्ब को ज्वाइन कर दे, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब को ज्वाइन कर दे, कोई भी दो वर्ड, उनको ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। अगली बात, ये दो क्लोज को भी ज्वाइन कर देता। अब क्लोज को समझने की कोशिश करते हैं। क्लोज को समझने से पहले बच्चे क्लोज जानना जरूरी भी। क्लोज होता क्या है? क्लोज को जोड़ना तो तब समझेंगे ना जब क्लोज पता होगा। उससे पहले अपने को सेंटेंस पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं दे से लेकर मैच तक कितने सेंटेंस है? तो काफी बच्चे कहेंगे सर 2, कई कहेंगे 1, कई मानो अब 3 वाले भी होंगे। मेरे भाई सेंटेंस यहाँ पे कितना है? 1 ही है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप काम क्या आता है? ये काम यही तो आता है कि सेंटेंस खत्म हो गया। जब मैंने फुल स्टॉप 1 लगाया तो ऑब्वियसली सेंटेंस भी 1 ही रहा होगा, है ना। और जो तुम 2 कह रहे हो ना बच्चे, वो 2 क्या है? वो 2 क्लोज हैं। दे प्लेड वेरी वेल, ये एक क्लोज है। लॉस्ट द मैच, दूसरा क्लोज है। ही हैड मिस द बस, ये एक क्लोज है। ही बुक्ड अ कैब, ये दूसरा क्लोज है। अब सेंटेंस कोई पूछे कितने सेंटेंस है, मान लो मैं पूछूं यहां से लेकर यहां तक कितने सेंटेंस है, जितने फुल स्टॉप हो उतने सेंटेंस हो जाते हैं। अब को पूछे कि क्लोज कितने हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। जितनी मेन वर्ब होंगी ना उतने क्लोज हो जाएंगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब, 2 मेन वर्ब आई तो 2 क्लोज है इस सेंटेंस में। अगर एक ही मेन वर्ब हो, मान लो कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप देख एक ही मेन वर्ब है, तो इस सेंटेंस के अंदर एक ही क्लोज है। ठीक है जी। सेंटेंस से छोटा होता है क्लॉज,
तो अगर एक ही वर्ब हुई तो इसका वाला एक ही क्लॉज है और यही एक सेंटेंस है, तो क्लॉज इक्वल टू सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर दो दो वर्ब हो जाएंगी तो दो क्लॉज हो जाएंगे। अब इसको भी ब्रेक कर देता हूँ। लो, ये प्लेड वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। प्लेड कैसा खेला? वेल, ये एडवर्ब हो गया। कितना वेल? वेरी वेल, ये दूसरा एडवर्ब हो गया। लॉस्ट वर्ब नंबर 2, लॉस्ट व्हाट? मैच ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस लॉस्ट वर्ब का सब्जेक्ट भी दे ही है, ठीक है। कुछ ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जिनमें सब्जेक्ट दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है ना बच्चे? हारे भी वही हैं, तो यहाँ पे दो दो बार लिखोगे, दे प्लेड वेरी वेल बट दे लॉस्ट द मैच, ठीक है। लिख दोगे तो वो ग्रामर का एरर नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ऐसा है कि जब आपको अंडरस्टूड है तो दो दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब समझिए, वो बढ़िया खेल रहे थे, मैच हार गए थे। एक साइड तो कह रहे हो बढ़िया खेल रहे थे, एक साइड कह रहे हो हार गए थे। अब दोनों बातों को ज्वाइन किसने किया? बट ने। तो बट क्या हो गई? कंजंक्शन हो गई। इसको ब्रेक कर देता हूँ। मिस्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। हेड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मिस्ड व्हाट? बस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ही सब्जेक्ट नंबर 2, बुक्ड वर्ब नंबर 2, कैब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है जी। अब ही हैड मिस द बस, उसकी बस मिस हो चुकी थी, उसने एक कैब हायर कर ली, कैब बुक कर ली। अब दोनों बातों को जोड़ा किसने? भाई बस मिस हुई इसलिए उसने कैब करी। दोनों बातों को जोड़ने काम किसने किया? सो ने। तो सो क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन क्या काम करता है? दो वर्ड को ज्वाइन करना या दो क्लॉज को ज्वाइन करना। अगला है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। मान लो आप बहुत खुश हैं, आपने क्या कहा? हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हुर्रे क्या हो गया आपका? इंटरजेक्शन हो गया। इसके साइड पे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई देता है जनरली, है ना। आप बहुत दुखी हैं, अलास हिज फादर डाइड लास्ट नाइट, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए कल। अलास दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा, इन्हें क्या कह देते हैं? इंटरजेक्शन। तो इसी के साथ अपना पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गया। इसके आगे और बेसिक के लेक्चर बढ़ाएंगे। थैंक यू।